आतिश विशा बुक 2 पार्ट 11 आवाज लबाबा हैदर पेशकश मेरे कारवां। पहाड़ियों में बल खाता हुआ यह ऊंचा नीचा रास्ता खासा दुश्वार था। कहीं तो ये इस कदर खतरनाक हो गया था कि मामूली सी गफलत भी मौत के मुंह में धकेल सकती थी। पहाड़ियों में इस तरह के और भी कई रास्ते थे जो दिन के वक्त सैयाह ट्रैकिंग के लिए इस्तेमाल करते थे। इन रास्तों पर बाज़ औक़ात दिन के वक्त भी चलना मुश्किल होता था, चाहे जाएगा रात को गाड़ी चलाई जाए। लेकिन किम जिस अंदाज से गाड़ी चला रहा था उससे अंदाजा होता था कि ये सारे रास्ते उसके देखे भाले हुए थे और वो सिर्फ इन्हीं रास्तों पर जा रहा था जिन पर कार चल सकती थी। इन पहाड़ियों पर सब्जे और दरख्तों की बहुतात थी। सामने पड़ने वाली हेडलाइट्स की रोशनी में यूं दिखाई देता था जैसे कार किसी सुरंग से गुजर रही हो। बास जगहों पर रास्ता बहुत ही नाहमवार था। कार उछलती तो मेरे पहलू से लगी हुई राइफल की नाल मुझे चुभने लगती। मुझे अंदेशा था कि अगर किसी जोरदार झटके से ट्रिगर दब गया तो मेरा काम तो तमाम हो जाएगा। तकरीबन 40 मिनट तक कार इन पहाड़ियों में उछलती हुई चलती रही और फिर एक जगह पर रुक गई। सामने दो रास्ते 45 डिग्री का जाविया बनाते हुए मुख्तलिफ सिमतों में जा रहे थे और किम शायद भूल गया था कि उसे किस सिमत में जाना है। दारा भी इधर उधर देख रहा था और बिलाखिर आपस में मशवरा करने के बाद किम ने कार दाएं तरफ वाले रास्ते पर मोड़ दी। आधा घंटा मजीद गुजर गया और बिलाखिर कहीं कहीं रोशनियां दिखाई देने लगी। ये इन पहाड़ियों में वाक़ई कॉटेजेस की रोशनियां थी। चंद मिनट बाद कार एक कॉटेज के सामने रुक गई। दूसरा कॉटेज वहां से खासे फासले पर वाक़ थे। वो लोग मुझे कार से उतारकर धक्के देते हुए उस कॉटेज के अंदर ले आए और एक कुर्सी पर बिठाकर मुझे रस्सी से इस तरह जकड़ दिया गया कि मैं मामूली सी हरकत करने के भी काबिल नहीं रहा था। मुझे अंदाजा नहीं था कि ये कौन सी जगह थी। रात के वक्त पहाड़ियों में अंदाजा लगाना दुश्वार था। अगर मुझे छोड़ भी दिया जाता तो मैं इस रास्ते से वापस अपने कॉटेज तक नहीं पहुंच सकता था। सामने वाली दीवार पर थाई हिंसों वाली घड़ी आवेजा थी जिसकी सुइयां 10:05 का वक्त बता रही थी। वो लोग मुझे इस कमरे में छोड़कर चले गए थे। कमरे का दरवाजा भी बंद कर दिया गया था। खिड़कियां पहले से बंद थी। मैं कभी कमरे में इधर उधर देखने लगता और कभी घड़ी को घूरने लगता। 11:15 बज रहे थे। यूं लगता था जैसे मुझे इस कमरे में बंद करके वो लोग कहीं चले गए हैं या मुझे भूल गए हैं। लेकिन फिर उनकी बातों की आवाज सुनाई दी। मैं सूरत हाल पर गौर करने लगा। मास्टर हुचन वगैरह को मेरे अगवा का पता चल चुका होगा और उन्होंने मेरी तलाश शुरू कर दी होगी। मेरे जहन में सिर्फ एक सवाल था, क्या वो लोग मुझे तलाश कर लेंगे? 12 बजे के करीब दरवाजा खुला। किम और दारा के साथ चीफांग भी अंदर दाखिल हुआ। एक गनमैन दरवाजे के बाहर रुक गया था और दूसरा अंदर आ गया था। दरवाजा बंद कर दिया गया। दुनिया के 3 सफाक तरीन आदमी मेरे सामने खड़े थे। उन तीनों ने मेरी आंखों के सामने मेरे माँ बाप को बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया था। उसके बाद भी दर्जनों बेगुनाह अफराद उनके हाथों मौत का शिकार हुए थे और अब मैं उनके रहमो करम पर था। मुझे उनसे किसी हमदर्दी या रहम की तवक्को नहीं थी। अगर मैं उनके हाथों मारा जाता तो मुझे अफसोस होता कि मैं अपने माँ बाप के कत्ल का बदला लिए बगैर खत्म हो जाता। लेकिन फिर अचानक मेरे जहन में एक और ख्याल उभरा। कुछ अर्सा पहले तक दारा मुझे हर कीमत पर कत्ल करना चाहता था क्योंकि मैं उसके जुर्म का वाहिद चशमदीद गवाह था। मुझ पर बार बार कातिलाना हमले हुए थे। सिंगापुर में इंस्पेक्टर चियांगशु मुझे उनसे बचाता रहा था। लेकिन जब सिंगापुर की जमीन मेरे लिए तंग हो गई तो चाचा प्रताप सिंह मुझे उनसे बचाने के लिए पहले कुआलालंपुर और फिर बैंकॉक ले आया। वो मुझे उनके शर से महफूज रखने की हर मुमकिन कोशिश करता रहा और फिर उसके लिए उसने अपनी जान भी दे दी। लेकिन मरने से पहले उसने मुझे उस जगह पहुंचा दिया था जहां वो पहुंचाना चाहता था। मैं महाराज की पनाह में आ गया था और दारा ने बैंकॉक के बदनाम तरीन बदमाश टाइगर से गठजोड़ करके यहाँ भी मेरे खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी। टाइगर मेरे हाथों मारा गया तो पेड्रो आगे आ गया। इन हंगामों में पेड्रो का भाई सामी मेरे हाथों जहन्नुम वासल हुआ और पेड्रो मेरा बदतरीन दुश्मन बन गया। मुझे मौत के घाट उतारने का पेड्रो को एक मौका मिल गया था, मगर उस वक्त मैं दारा ही की वजह से बच गया था। दारा को किसी तरह मेरे डैडी की उस डायरी के बारे में मालूम हो गया जिसमें करोड़ों रुपए की मालियत के सोने का राज पोशीदा था और दारा मुझे मारने से पहले वो डायरी हासिल करना चाहता था। पेड्रो भी लालच में आ गया और इस तरह मुझे बच निकलने का मौका मिल गया। तमाम वाक़यात एक फिल्म की तरह मेरी नजरों के सामने घूम रहे थे। मैं अब तक दारा को बहुत नुकसान पहुंचा चुका था। वो हीरोइन की स्मगलिंग का सर्टिफिकेट बनाने के लिए सिंगापुर आया था, लेकिन मैंने उसे टिकने का मौका नहीं दिया था। अपनी जान बचाने की कोशिश के साथ साथ मैंने सिंगापुर में उसका सिंडिकेट का मंसूबा खाक में मिला दिया था। मेरी वजह से उसे न सिर्फ करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा बल्कि उसका एक कजन जमाल भी लंबी मुद्दत के लिए जेल चला गया और अब दारा बैंकॉक में पहले टाइगर और उसके मरने के बाद पेड्रो के जरिए हीरोइन की स्मगलिंग का नया रैकेट बनाने के लिए गोल्डन ट्रायंगल से राब्ते की कोशिश कर रहा था। मेरी वजह से उसकी हर कोशिश अब तक नाकाम होती जा रही थी। मैं उसके रास्ते की रुकावट बना हुआ था और वो मुझे हर कीमत पर अपने रास्ते से हटाना चाहता था। लेकिन इस दौरान में उसे किसी तरह मेरे डैडी की डायरी का पता चल गया और वो मुझे मौत के घाट उतारने से पहले अपने नुकसान की तलाफी के लिए वो डायरी हासिल करना चाहता था
اور اب وہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھے گا جب تک مجھ سے ڈائری حاصل نہ کر لے، اور اس مقصد کے لیے وہ لوگ مجھے جس طرح تشدد کا نشانہ بنائیں گے اس کا مجھے اندازہ تھا۔ وہ میرے بدترین دشمن تھے۔ دارا میرے ہاتھوں بہت نقصان اٹھا چکا تھا۔ چی فانگ تو میرے ہاتھوں اس بری طرح پٹا تھا کہ اس کی ایک پسلی ٹوٹ گئی تھی اور وہ ابھی تک علاج کروا رہا تھا۔ ان سے مجھے کسی نرمی کی توقع نہیں تھی۔ وہ تینوں میرے سامنے کھڑے تھے اور میں باری باری ان کی شکلیں دیکھ رہا تھا۔ یہ کہنا بھی مبالغہ ہوگا کہ میرے دل میں کوئی خوف نہیں تھا۔ زندگی تو ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے۔ جسم کے کسی حصے میں لگنے والا معمولی سا زخم بھی بے چین کر دیتا ہے، اور یہ تینوں تو میرے بدترین دشمن اور سفاک ترین انسان تھے۔ دارا جیسے شخص سے یہ بعید نہیں تھا کہ وہ واقعی میری بوٹیاں کاٹ کر میری نظروں کے سامنے کتوں کو کھلا دے۔ چی فانگ میرے سامنے کھڑا تھا۔ صفاقی اور بے رحمی اس کی آنکھوں سے جھلک رہی تھی، اور میرا خیال تھا کہ اپنی پٹائی کا بدلہ لینے کے لیے مجھ پر پہل وہی کرے گا۔ میرا یہ اندازہ درست نکلا، کیونکہ دوسرے ہی لمحے اس نے اچانک ہی میری پنڈلی پر ایک زوردار ٹھوکر رسید کر دی۔ میں سسکاری بھر کے رہ گیا۔ بالآخر پکڑے ہی گئے نا، اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ تمہیں بچانے کے لیے کون آتا ہے۔ چی فانگ نے غرا کر کہا، میں تو تم لوگوں کو بہت بہادر سمجھتا تھا، مگر تم لوگ تو بہت بزدل نکلے۔ میرے ہاتھ پیر بندھوا کر مردانگی کے جوہر دکھا رہے ہو۔ میری یہ بندشیں کھول دو، پھر دیکھو تمہاری باقی پسلیاں بھی نہ توڑ دوں تو۔ اگر کوئی اور ہوتا نا تو تمہاری باتوں میں آ کر تمہیں اشتعال میں آ کے کھول بھی دیتا، لیکن ہم یہ حماقت نہیں کر سکتے۔ ہم جانتے ہیں کہ تم کتنے خطرناک ہو۔ چی فانگ نے کہا، بزدل کہیں کے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ چی فانگ ایک دم آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے میرے چہرے پر تھپڑوں اور گھونسوں کی بارش کر دی۔ میرے ہونٹوں سے ایک بار پھر خون بہہ نکلا۔ مجھے یوں لگا جیسے میرا دایاں جبڑا اپنی جگہ سے ہل گیا ہو۔ ہاتھ ذرا ہلکا رکھو چی فانگ۔ قریب کھڑا دارا بولا، اس سے پہلے اس کے باپ کی ڈائری کے بارے میں پوچھنا ہے، اس کے بعد تم جو جی چاہو کر لینا۔ چی فانگ مجھے ایک اور گھونسا رسید کرنے کے بعد پیچھے ہٹ گیا۔ دارا نے کم اور دوسرے آدمی کو اشارہ کیا۔ وہ دونوں مجھے کھولنے لگے۔ میرا خیال تھا کہ وہ کوئی اور حربہ استعمال کرنے جا رہے تھے۔ مجھے کرسی سے اٹھا کر بیڈ پر لٹا دیا گیا۔ میرے ہاتھ کمر سے کھول کر بیڈ کی پشت پر پائپ سے باندھ دیے گئے اور پیر بھی ایک دوسرے سے فاصلے پر باندھ دیے گئے۔ میں نے اپنے آپ کو آنے والے اذیتناک لمحوں کے لیے تیار کر لیا۔ دارا درخت سے توڑی ہوئی ایک شاخ لے کر میرے پیروں کی طرف کھڑا ہو گیا۔ یہ شاخ تقریباً 1 انچ موٹی اور بیت کی طرح لچکدار تھی۔ اب تک تو تم مجھے نقصان پہنچا چکے ہو، اس کا تمہیں اندازہ بھی ہے۔ ہمارے جو بندے مارے گئے وہ اس کے علاوہ ہیں، لیکن میں یہ سب کچھ بھولنے کے لیے تیار ہوں، بشرطے یہ کہ تم اپنے باپ کی ڈائری میرے حوالے کر دو۔ دارا نے میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ ڈائری تمہیں نہیں مل سکتی، اس لیے کہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ دیکھو وجدان، وہ ڈائری تمہاری جان بچا سکتی ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ڈائری مل جانے کے بعد تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ میں واپس پاکستان چلا جاؤں گا اور تم یہاں مہاراج کے پاس رہ کر عیش کرتے رہنا۔ پیڈرو وغیرہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، وہ تم سے ڈرنے لگا ہے۔ اگر ہم تینوں اس کے ساتھ نہ ہوتے نا تو وہ مہاراج جیسے آدمی سے پنگا لینے کی جرات بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ہمارے جانے کے بعد اس کا سارا جوش و خروش جھاگ کی طرح بڑھ جائے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ تمہیں اپنا گرو تسلیم کر لے، لیکن یہ سب کچھ اسی صورت میں ممکن ہے کہ تم وہ ڈائری میرے حوالے کر دو۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھو کہ تمہیں بچانے کے لیے یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ تھائی نے ماسٹر ہوچن کو بتا دیا ہوگا کہ ہم تمہیں اٹھا کر لے گئے ہیں، لیکن وہ زندگی بھر ہمیں تلاش نہیں کر سکیں گے۔ میں تمہیں سوچنے کے لیے صرف 1 منٹ کی مہلت دے رہا ہوں۔ اس کے بعد بھی تمہارا جواب انکار میں ہوا تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تمہیں 1 منٹ کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کرنا چاہتے ہو کر لو۔ میں نے جواب دیا۔ دارا چند لمحے میری طرف دیکھتا رہا، پھر ہاتھ میں پکڑی ہوئی لکڑی میرے سیدھے پیر کے تلوے پر اس قدر زور سے ماری کہ میں تڑپ اٹھا۔ دارا پر جنون سے طاری ہو رہا تھا۔ وہ میرے دونوں پیروں کے تلووں پر ضربے لگا رہا تھا۔ میری قوت برداشت جواب دے گئی اور میں چیخنے لگا۔ اسی دوران میں باہر کسی گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ دارا کا ہاتھ رک گیا۔ وہ خونخوار نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ اس چھڑی سے میں نہ صرف تمہارے پیروں کی بلکہ پورے جسم کی کھال ادھیڑ دوں گا اور تم سے ڈائری حاصل کر کے ہی رہوں گا۔ وہ کم کی طرف گھوما۔ کم، دیکھو شاید چانگ وغیرہ آ گئے ہیں، اگر وہ ان لڑکیوں کو لے آئے ہوں تو ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ کم سر ہلاتا ہوا باہر نکل گیا۔ ان کی واپسی تقریباً 5 منٹ کے بعد ہوئی اور اس کے پیچھے جانکی اور لیسا کو دیکھ کر میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ان دونوں کو موٹے شانگ اور ایک دوسرے آدمی نے پستولوں کی زد پر لے رکھا تھا۔ جانکی اور لیسا کے چہرے دھواں ہو رہے تھے۔ دونوں کے بال بکھرے ہوئے تھے اور لیسا کے چہرے پر 2-3 خراشیں بھی نظر آ رہی تھی، جبکہ شانگ کی گردن اور چہرے پر بھی خراشیں نظر آ رہی تھیں، جس کا مطلب تھا کہ جانکی وغیرہ آسانی سے ان کے قبضے میں نہیں آئی تھی۔ جانکی اور لیسا کو دیکھ کر میری روح تک کانپ اٹھی۔ میں فوراً ہی تھائی کے بارے میں سوچنے لگا۔ کیا وہ ہوش میں نہیں آئی تھی؟ کیا ماسٹر ہوچن وہاں نہیں پہنچا تھا؟
प्रसाद और पाथम ने भी कॉटेज की खबर नहीं ली थी। और फिर अचानक मेरे जहन में एक और ख्याल उभरा, थाई जिंदा भी थी या? उससे आगे सोचते हुए मेरा दिल कांपने लगा। थाई की कनपट्टी पर लगने वाला दारा का वो घूंसा बहुत जोरदार था। जिस तरह वो तेवरा कर गिरी थी, हो सकता है कि वो घूंसा जानलेवा ही साबित हुआ हो। मेरे दिमाग में उस वक्त आंधियां सी चलने लगी। थाई ने कॉटेज में दारा की सारी बातें सुनी थी। दारा ने उसके सामने ही जानकी और लीजा के बारे में बड़े गंदे ख्यालात का इजहार किया था। अगर थाई जिंदा थी और मास्टर या प्रसाद वगैरह में से किसी ने उससे राब्ता किया था, तो उसने जानकी वगैरह के बारे में क्यों नहीं बताया? मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था। उसके बरक्स ये खौफनाक हकीकत मेरे सामने थी कि जानकी और लीजा भी उनके कब्जे में आ गई थी और उनके बारे में भी दारा के इरादे अच्छे नहीं थे। अब उसकी बात भी मेरी समझ आ रही थी कि उसका काम किस तरह आसान हो जाएगा। हाँ तो मिस्टर वजदान, अपनी एक चहीती का असर तुम अपने कॉटेज में देख ही चुके हो। अब इनकी बारी है। अगर तुम इन्हें बचाना चाहते हो तो डायरी का पता बता दो। तुम्हारा इनकार इन दोनों की अजियतनाक मौत का बायस भी बन सकता है। दारा के चेहरे की खबासत देखकर मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश न आई कि वो जो कुछ कह रहा है उस पर अमल करने में जरा भी नहीं हिचकिचाएगा। थाई के साथ जो कुछ हुआ वो मैं अपनी आंखों से देख चुका था। जानकी और लीजा मुझे देखकर बदहवास सी हो गई थी। उन्हें सूरत हाल का अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई थी। लीजा उन लोगों के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी, लेकिन जानकी तो उनकी बर्बरियत से अच्छी तरह वाकिफ थी। उसे समझने में देर न लगी कि दारा ने जो कुछ कहा था इसका मतलब क्या है। उसने थाई का हशर नहीं देखा था। अगर उसे मालूम होता कि थाई के साथ क्या हुआ है तो शायद इस मौके पर वो अपनी जुबान बंद रखना ही पसंद करती। वजदान, हमारी परवाह ना करो, तुम अपनी जुबान मत खोलना। तुम्हारे लिए अगर मेरी जान भी चली जाए तो परवाह नहीं। जानकी चीखी। आशिकी हो तो ऐसी भाई, बड़ा शौक है अपनी जान देने का, लेकिन हम तुम्हारी जान नहीं लेंगे बेबी। जान निकल गई तो किस्सा खत्म, जिस्म बेकार हो गया। हम तो तुम्हारी जान से भी ज्यादा कीमती चीज लेने का प्रोग्राम बना रहे हैं। तुम्हें जब ये पता चलेगा कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है तो तुम अपने कहे हुए अल्फाज पर पछताओगी। तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा यहीं पर होगा, सबके सामने, इसके सामने। तुम्हें इसके लिए अपनी जान देने का ज्यादा शौक है ना, तो चलो पहले तुम्हारी बारी लगा लेते हैं। मिस्टर शांग, तुम कई बार इसके हुस्न शबाब का जिक्र कर चुके हो। आज मौका है, अपनी हसरत पूरी कर लो। दारा ने कहकहा लगाकर कहा। अब जानकी को भी एहसास हो गया कि उसके साथ क्या होने वाला है। उसकी आंखों में वहशत सी भर गई। वो शांग की तरफ देखने लगी, जिसने कोट उतारकर एक कुर्सी की पुश्त पर डाल दिया था और बाछे निकाले जानकी की तरफ बढ़ रहा था। जानकी खौफजदा अंदाज से पीछे हटने लगी, मगर चीफांग ने उसे पहले ही बाजुओं में जकड़ लिया था। शांग जानकी के सामने रुक गया। उसने जानकी के गिरेबान पर हाथ डालकर एक जोरदार झटका दिया। जानकी का ब्लाउज फट गया और फिर ठीक उसी लम्हे छनाके की जोरदार आवाज सुनाई दी। अकबी खिड़की का शीशा टूटा था। शीशे के कुछ टुकड़े मेरे ऊपर भी गिरे थे। छनाके की आवाज के साथ ही खिड़की से गुर्राती हुई आवाज भी सुनाई दी। तुम सब लोग मेरी राइफल की जद पर हो। अगर किसी ने अपनी जगह से हरकत करने की कोशिश की तो गोलियों से भून डालूंगा। सब लोग अपने हाथ ऊपर उठा लो। किम के हाथ में पिस्तौल था। उसने बड़ी फुर्ती का मुजाहरा करते हुए खिड़की की तरफ फायर कर दिया। एक और शीशा टूटा। उसके साथ ही किम और दारा वगैरह ने दरवाजे की तरफ छलांग लगा दी थी। उनके गनमैन ने बड़ी होशियारी का सबूत देते हुए ऑटोमेटिक राइफल से खिड़की की तरफ एक ब्रस्ट मारा और फिर राइफल का रुख छत की तरफ करके गोलियां बरसा दी। बल्ब टूट गया और कमरे में अंधेरा छा गया। वो लोग पागलों की तरह दरवाजे की तरफ दौड़े थे। उसी दौरान में लीजा के चीखने की आवाज सुनाई दी। वो उनके रास्ते में थी और उनमें से किसी से टकराकर गिरी थी। भाग दौड़ अब उस कमरे के बाहर हो रही थी और फायरिंग की आवाजें भी सुनाई देने लगी। बाहर फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही थी और कमरे की तारीकी में कुछ नजर नहीं आ रहा था। अचानक छनाके से एक और शीशा टूटा। उसके फौरन बाद ही कोई मेरे ऊपर गिर गया। वो जो कोई भी था उसका अंदाज ऐसा था जैसे मुझे अपने जिस्म की आड़ में लेकर बचाना चाहता हो। वो जानकी या लीजा में से कोई था। उनके सिवा तीसरा कोई ऐसा नहीं था जो इस तरह अपनी जान खतरे में डालकर मुझे बचाने की कोशिश करता। कौन है? हटो मेरे ऊपर से, मेरा दम घुट रहा है। मैं हूँ लीजा। दारा और उसके साथी इस तरफ फायरिंग कर रहे हैं। सामने वाली खिड़की के शीशे टूट चुके हैं और गोलियां दीवार पर लग रही हैं। मुझे हैरत हुई। लीजा से मेरी मुलाकात महज चंद रोजा थी, ज्यादा बेतकल्लुफी भी नहीं थी, लेकिन मुझे बचाने के लिए उसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। मैं जिस बेड पर बंधा हुआ था वो दरवाजे के एन सामने था और दरवाजे से आने वाली कोई भी सीधी गोली मेरे ऊपर पर औंधी पड़ी हुई लीजा का खात्मा भी कर सकती थी। जानकी, कहाँ हो तुम? मैंने गर्दन घुमाकर तारीकी में घूरते हुए कहा, मैं यहाँ हूँ।
जानकी की आवाज दाएं तरफ से सुनाई दी और फिर वो मेरे करीब आ गई। उसे पता चल गया था कि लीजा मुझे बचाने के लिए मेरे ऊपर लेट गई है। लीजा, इस पलंग को घसीट कर साइड में ले चलो, जानकी ने जल्दी से कहा। लीजा मेरे ऊपर से हट गई और फिर इन दोनों ने बेड को घसीटकर बाएं तरफ वाली दीवार के करीब कर दिया। अब हम फायरिंग की जद में आने से महफूज हो गए थे। 15-20 मिनट तक फायरिंग होती रही और फिर बतदरीज खामोशी छाती चली गई। चंद मिनट गुजर गए। गंभीर सन्नाटे में झींगरों की आवाजें बड़ा खौफनाक तासुर दे रही थीं। और फिर झींगरों की इन आवाजों में खुश्क पत्तों के चरमराने की आवाजें सुनकर मैं चौंक गया। कोई मोहतात अंदाज में चलने की कोशिश कर रहा था और जमीन पर बिखरे हुए खुश्क पत्ते पैर के नीचे आकर चरमरा रहे थे। बॉस, ये आवाज सुनते ही मेरे दिमाग में झमाका सा हुआ। प्रसाद की आवाज पहचानने में हम में से किसी ने कोई गलती नहीं की थी। बॉस, कहाँ हो तुम? हम यहाँ हैं प्रसाद, इस कमरे में, जानकी चीखती हुई दरवाजे की तरफ लपकी। चंद मिनट बाद ही प्रसाद दरवाजे के सामने आ गया। वो अकेला नहीं था, उसके साथ एक आदमी और भी था। कमरे के बाहर बरामदे का बल्ब भी फायरिंग की जद में आकर टूट चुका था। प्रसाद जानकी के साथ कमरे में दाखिल हुआ और फिर उसने टॉर्च चला ली। तुम ठीक तो हो ना बॉस? वो मेरी तरफ देखते हुए बोला। वैसे मेरी नाक और होठों से बहने वाले खून ने उसे बहुत कुछ बता दिया था। टॉर्च की रोशनी में पहले बेड की पुश्त पर पाइप से बंधे हुए मेरे हाथ खोले गए, फिर प्रसाद मेरे पैर खोलने लगा और आखिर में मुझे सहारा देकर बेड पर बिठा दिया। तुम ठीक तो हो ना बॉस? ज्यादा गड़बड़ तो नहीं है? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने जवाब दिया। लेकिन जब मैंने बेड से उतरने के लिए पैर जमीन पर रखे तो मेरे होठों से करासी निकल गई। क्या हुआ बॉस? पैरों में तकलीफ है, उस कमबख्त दारा ने। मेरा जुमला मुकम्मल होने से पहले ही प्रसाद नीचे बैठ चुका था। उसने टॉर्च की रोशनी में मेरे पैरों के तलवों को देखा तो एक झटके से उठ खड़ा हुआ। दारा एक मर्तबा मेरे हाथ लग जाए ना तो उसके दोनों पैर काटकर अपाहिज बना दूंगा, उसने गुस्से से कहा। फिर उसने टॉर्च लीजा के हाथ में थमा दी और मुझे गोद में उठा लिया। दूसरे कमरे में आकर उसने मुझे एक बेड पर बिठा दिया और एक बार फिर मेरे पैरों का मुआयना करने लगा। साथ ही साथ वो कुछ बड़बड़ा भी रहा था। मैंने टांगे मोड़कर पैरों की तरफ देखा। तलवों की खाल नहीं फटी थी, अलबत्ता सुर्खधारियां बनी हुई थी। अगर शांग वगैरह जानकी और लीजा को लेकर ना पहुंच जाते तो मेरे पैरों पर छड़ी से ज़रबें जरूर लगती रहती और फिर यकीनन खाल भी फट जाती। उस वक्त भी शदीद तकलीफ हो रही थी जिसे मैं जब्त किए हुआ था। मास्टर कहाँ है? मैंने प्रसाद की तरफ देखते हुए पूछा। वो लोग उनके ताकुब में गए हैं, प्रसाद ने जवाब दिया। उसका साथी दरवाजे के बाहर बरामदे में खड़ा था। चंद मिनट बाद ही उसने अंदर की तरफ झांकते हुए बताया कि कुछ लोग आ रहे हैं। प्रसाद राइफल उठाकर तेजी से बाहर निकल गया। उसने दरवाजा भी बंद कर दिया था। कमरे में बत्ती जल रही थी, लेकिन दरवाजा बंद हो जाने से बरामदे में तारीकी हो गई थी। कुछ ही देर बाद बाहर से कुछ आवाजें सुनाई दी और फिर प्रसाद ने दरवाजा खोल दिया। मास्टर हुचन और पाथम अंदर दाखिल हुए। उनके साथ 3 आदमी और भी थे जो बाहर ही रुक गए थे। मास्टर हुचन जानकी का फटा हुआ ब्लाउज और लीजा की हालत देखकर समझ गया कि उनके साथ क्या कुछ होने वाला था। मुझे अफसोस है कि हमें आने में देर हो गई, जिससे तुम दोनों को तकलीफ उठानी पड़ी, मास्टर ने कहा और फिर मेरी तरफ मुतवज्जो हो गया। तुम्हारी हालत बता रही है कि तुम्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। अभी बस इब्तिदाई हुई थी मास्टर। आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ और जानकी और लीजा को भी यहाँ लाया गया है? मैं रात 8 बजे प्रसाद और पाथम के साथ तुम लोगों से मिलने के लिए लीजा वाले कॉटेज में पहुंचा था। वहां की सूरत हाल देखकर यह अंदाजा लगाना कुछ मुश्किल नहीं था कि मेरे आने से पहले वहां क्या कुछ हो चुका है। थाई बेहोश पड़ी थी। वहां 2-3 जगहों पर खून के धब्बे भी नजर आए थे। थाई को होश में लाने की कोशिश करते हुए मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। थाई ने होश में आने के बाद जो कुछ भी बताया वो मेरे लिए खासा तशवीशनाक था, लेकिन जानकी और लीजा के बारे में दारा के अज़ाइम जानकर मुझे किसी कदर इत्मीनान हुआ कि उम्मीद की एक मोहम से किरण अभी बाकी है। मैंने लीजा और जानकी को नहीं बताया, बल्कि लीजा के मकान की निगरानी शुरू करा दी। मेरा एक आदमी लीजा के बंगले के करीब छुपा हुआ था और हम दूर एक कार में बैठे हुए थे। अंदेशा यह भी था कि वो लोग आज रात लीजा की कोठी की तरफ ना आए। ऐसी सूरत में तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता था। वो रात भर तुम्हें तशद्दुद का निशाना बनाते और ये भी मुमकिन था कि खत्म ही कर देते, लेकिन हमारे पास इंतजार के सिवा और कोई चारा नहीं था। हमारे पास उनका कोई सुराग भी नहीं था। यही एक मोहम से उम्मीद थी बस। मैं दारा की फितरत से भी किसी हद तक वाकिफ हो चुका हूँ। वो निहायत घटिया जहनीत का मालिक है। तुम्हारे सामने उसने थाई के साथ जो कुछ किया वो उसकी जहनी पस्ती का सबूत है। मुझे यकीन था कि वो आज ही रात जानकी और लीजा को भी उठवाने की कोशिश करेगा ताकि उनके जरिए तुम पर दबाव डाल सके। थाई ने बताया था कि वो तुमसे कोई डायरी हासिल करना चाहता है। इस बात से भी मुझे उम्मीद थी कि डायरी का पता मालूम करने के लिए वो तुम्हें इस कदर ज्यादा तशद्दुद का निशाना नहीं बनाएगा जिससे तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाए। हमारा इंतजार तूल भी खींच सकता था, लेकिन मुझे मायूसी नहीं हुई। 11 बजे के करीब एक कार लीजा के बंगले के सामने रुकी। गली उस वक्त सुनसान थी।
कार से 2 आदमी उतरे। एक दीवार फलांग कर अंदर चला गया। उसने गेट खोल दिया और दूसरा आदमी जो जरा भारी भरकम था वो उसके साथ अंदर दाखिल हुआ। कुछ ही देर बाद अंदर से किसी औरत के चीखने की आवाज सुनाई दी और फिर खामोशी छा गई। बंगले के करीब छुपा हुआ मेरा आदमी फौरन ही हमारे पास पहुंच गया। चंद मिनट बाद दारा के आदमी लीजा और जानकी को लेकर बंगले से बाहर निकले और उन्हें गाड़ी की पिछली सीट पर अपने दरमियान बैठा लिया। स्टीयरिंग के सामने एक तीसरा आदमी भी बैठा था। उनके बैठते ही कार हरकत में आ गई। उनका ताक़ुब करने में मुझे खासी दुश्वारी पेश आ रही थी। अंदेशा था कि इन्हें ताक़ुब का शुबा न हो जाए। मैंने अपनी गाड़ी की तमाम बत्तियां बुझा रखी थी। उनकी गाड़ी की टेल लाइट के सहारे हम ताक़ुब कर रहे थे। तारीकी में नाहमवार रास्तों पर यह काम खासा दुश्वार था, लेकिन मुझे नाकामी नहीं हुई। उनकी गाड़ी एक तंग से रास्ते पर मुड़ गई। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि वो किस तरफ जा रहे हैं। वहां से आधा मील आगे एक दूसरे से कुछ फासले पर 4-5 कॉटेज हैं और उनसे आगे गाड़ी का कोई रास्ता भी नहीं है। मैंने अपनी गाड़ी चट्टान के पीछे रोक ली और चट्टान पर चढ़कर उनकी गाड़ी को देखने लगा। वो गाड़ी बिलाखिर एक जगह पर रुक गई। हमने चट्टान से उतरकर तेजी से रास्ता तय करते हुए उस कॉटेज को घेर लिया और मुझे अफसोस है हमें कुछ देर हो गई, जिससे उन्हें जानकी पर हाथ डालने का मौका मिल गया। नहीं, आप लोग ऐन वक्त पर पहुंच गए। अगर चंद मिनट की मजीद ताखिर होती तो सूरत हाल संगीन हो सकती थी, मैंने कहा और फिर थाई के बारे में पूछने लगा। वो महफूज जगह पर है और तुम्हारे बारे में परेशान है, मास्टर ने कहा और इधर उधर देखने लगा। यहाँ टेलीफोन मौजूद है, मैं उसे बता दूं क्या परेशान होने की जरूरत नहीं। उस कमरे के कोने में टेलीफोन सेट रखा था। मास्टर ने आगे बढ़कर रिसीवर उठा लिया, नंबर मिलाया और चंद मिनट तक किसी से बात करने के बाद रिसीवर रख दिया। क्या तुम चल सकते हो? नहीं मास्टर, मैं इसे गोद में उठाकर गाड़ी तक ले चलूंगा। मेरे बजाय प्रसाद बोल पड़ा। तो उठाओ इसे, अब हमें यहाँ बैठकर वक्त ज़ाया करना नहीं चाहिए। वो लोग हमारे अचानक हमले से बदहवास होकर यहाँ से भाग तो गए हैं, लेकिन ऐन मुमकिन है कि वो पलटकर दोबारा हम पर हमला कर दें। प्रसाद ने मुझे गोद में उठा लिया। बाहर 3 गाड़ियां खड़ी थी। एक तो वो जिस पर मास्टर हुसैन और प्रसाद वगैरह आए थे। 2 गाड़ियां दारा और उसके साथियों की थी। मुझे जानकी और लीजा को मास्टर हुसैन की गाड़ी की पिछली सीट पर बिठा दिया गया। एक गनमैन आगे मास्टर के साथ बैठ गया। प्रसाद वगैरह ने दारा वाली उस गाड़ी पर कब्जा कर लिया जिस पर वो मुझे अगवा करके कॉटेज तक लाए थे। वो सब लोग उस तरफ की पहाड़ियों में भागे थे। मास्टर ने एक तरफ इशारा किया। मुमकिन है वो इस तरफ से घूमकर हमारा रास्ता रोकने की कोशिश करें, इसलिए किसी गाड़ी की कोई बत्ती न जलाए। अगली चट्टान के करीब हम बाएं तरफ निकल जाएंगे। गाड़ियां स्टार्ट होकर आगे पीछे हरकत में आ गईं। हमारी गाड़ी आगे थी और प्रसाद वाली गाड़ी तकरीबन 20 गज पीछे। गहरी तारीकी में दुश्वार और नाहमवार रास्ते पर बगैर रोशनी की गाड़ी चलाना खतरे से खाली नहीं था। मास्टर हुसैन का ये अंदेशा बेबुनियाद निकला कि वापसी के रास्ते पर हम में हमला भी हो सकता है। दारा और उसके साथी मास्टर हुसैन के हमले से इस कदर बदहवास होकर भागे थे कि उन्हें अपना होश तक नहीं रहा होगा। हालांकि अगर वो चाहते तो वापसी पर हमें घेर सकते थे। वो अगर तारीकी में चट्टानों से हम पर फायर कर देते तो हमें अच्छा खासा नुकसान पहुंच सकता था, लेकिन हम बगैर किसी रोक टोक के पहाड़ियों से निकलकर शहरी हुदूद में दाखिल हो गए। उस वक्त रात के 2 बज रहे थे। सड़कों पर सन्नाटा था। नाइट क्लब और कसीनो वगैरह भी आमतौर पर 1 बजे तक बंद हो जाते थे। दोनों गाड़ियां मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ती हुई रिहायशी इलाके की एक कुशादा गली में दाखिल होकर एक बंगले के सामने रुक गई। मेरे दाएं जाने बैठी हुई लीजा उछल पड़ी। मेरे लिए इंकशाफ खासा दिलचस्प था कि मास्टर हुसैन हमें लीजा के बंगले पर ले आया था। ये जगह तुम लोगों के लिए सबसे ज्यादा महफूज है। वो लोग सोच भी नहीं सकेंगे कि तुम लोग यहाँ आ गए हो। तुम लोग यहाँ उतर जाओ। प्रसाद मेरे 2 आदमियों के साथ यहाँ रहेगा और पाथम मेरे साथ जाएगा। पिछली गाड़ी भी रुक चुकी थी। प्रसाद उतरकर नीचे आ गया। उसने मास्टर की बात सुनी और लीजा की तरफ देखने लगा। लीजा दरवाजा खोलकर नीचे उतर आई तो प्रसाद ने झुककर मुझे गोद में उठा लिया। दूसरी तरफ से जानकी भी उतर चुकी थी। मास्टर ने पाथम को बुलाकर कुछ हिदायत दी और गाड़ी को हरकत में ले आया। पाथम ने दूसरी गाड़ी का स्टीयरिंग संभाल लिया। अब वो उस गाड़ी में अकेला था। दोनों गनमैन और प्रसाद तो वहीं मेरे साथ रह गए थे। मुझे हॉलनुमा कमरे के एक सोफे पर लिटा दिया गया। लीजा और जानकी फौरन एक कमरे में घुस गईं। चंद मिनट बाद वो लिबास तब्दील करके बाहर आई। लीजा के इशारे पर प्रसाद ने मुझे सोफे से उठाकर एक बेडरूम में आरामदेह बिस्तर पर लिटा दिया। भाग दौड़ा जोशो खरोश में मैं अपनी तकलीफों किसी हद तक भूला रहा था, लेकिन अब बेचैन होने लगा था। लीजा दूसरे कमरे से प्लास्टिक की चौड़े मुंह वाली बोतल ले आई जिसमें हरे रंग की क्रीम भरी हुई थी। वो मेरे पैर के तलवों पर उस क्रीम की लिपाई करने लगी। वो रास्ते में मास्टर से मेरे पैरों के ही बारे में बात करती रही थी। उसने इस क्रीम का नाम भी लिया था और मास्टर ने उसे यही कहा था कि वो इस क्रीम का लेप करे। सुबह को वो डॉक्टर को ले आएगा। ये क्रीम जड़ी बूटियों का मुरक्कब थी। उसमें ना जाने क्या तासीर थी कि मेरे पैरों की शदीद जलन बतदरीज कम होने लगी और मैं पुरसुकून सी ठंडक महसूस करने लगा। सुबह डॉक्टर आएगा तो मैं इससे बात करूंगी।
अगर 2-4 दिन ये क्रीम लगाई जाए तो तुम्हें इससे आराम मिल सकता है, फिर शायद डॉक्टर के इलाज की जरूरत भी नहीं महसूस होगी। लीजा ने कहा। वो कमरे से बाहर चली गई। मास्टर हुसैन के गनमैन बाहर बरामदे में ही बैठ गए थे। प्रसाद कुछ देर के लिए बाहर गया। दोनों गनमैनों के साथ घूम फिर कर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोठी के अंदर बाहर का जायजा लिया और दोबारा मेरे कमरे में आ गया। चंद मिनट बाद लीजा ट्रे उठाए हुए कमरे में दाखिल हुई। तब मुझे पता चला कि वो आधे घंटे से कहाँ गायब थी। ट्रे में कॉफी के 4 मग थे। गनमैनों को वो कॉफी दे आई थी। रात के 2 बज रहे थे, लेकिन उस वक्त कॉफी की काफी शदीद तलब महसूस हो रही थी। लीजा ने कहते हुए एक एक मग जानकी और प्रसाद के हाथ में भी थमा दिया। एक खुद उठा लिया और ट्रे मेरी गोद में रख दी। हम सब वाकई उस वक्त कॉफी जैसी चीज की जरूरत बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहे थे। कॉफी की चुस्कियों के साथ ही बातों का सिलसिला भी शुरू हो गया। हम 7 बजे के करीब परसी की आखिरी रसूमात से फारिग हुए थे। प्रसाद कह रहा था, तदफीन के बाद कुछ लड़कों ने हंगामा करने की कोशिश की, मगर मास्टर हुसैन ने उन्हें सख्ती से रोक दिया। मैं और पाथम लोगों पर निगाह रखे हुए थे। कोई ऐसा मुश्तबा आदमी नजर नहीं आया जिसे दारा का साथी समझा जा सकता। परसी के जिम्नेजियम वापस पहुंचकर मास्टर हुसैन के कहने पर मैंने कॉटेज फोन किया, पर वहां से कोई जवाब नहीं मिला। बार बार कॉल करने पर भी जब कॉल रिसीव नहीं हुई तो हमें परेशानी होने लगी। मेरा ख्याल था कि शायद खून खराबा हुआ होगा, लेकिन मास्टर मजीद इंतजार करने को तैयार नहीं था। पाथम और मैं मास्टर के साथ कॉटेज की तरफ रवाना हो गए। वहां पहुंचकर जो सूरत हाल सामने आई वो बड़ी खौफनाक थी। थाई को होश में लाने के बाद पता चला कि तुम्हें दारा और किम वगैरह उठाकर ले गए हैं, और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ वो मास्टर तुम्हें बता चुका है। मास्टर ने वाकई बड़ी दानिशमंदी का मुजाहरा किया था जो उसने लीजा के मकान की निगरानी शुरू करा दी थी। अगर थाई से मालूम होने के बाद लीजा और जानकी को वहां से हटा दिया जाता तो सूरत हाल ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती थी। लीजा और जानकी की निगरानी बहुत सूदमंद साबित हुई। इस तरह मास्टर हुसैन वगैरह बर वक्त यहाँ पहुंच गए थे। अगर ऐसा ना होता तो शायद वहां मेरी आखिरी रात होती वो, या कम से कम इतना तो जरूर होता कि दारा मुझे मफलूज करके फेंक देता। हम सुबह 4 बजे तक बातें करते रहे। लीजा अपने कमरे में चली गई। प्रसाद भी उठकर गनमैनों के पास चला गया। जानकी मेरे पास बैठी रही। वो बार बार मेरी हालत पर अफसोस का इजहार कर रही थी। लगता था कि मुझसे ज्यादा उसे तकलीफ हो रही है। लीजा और प्रसाद के जाने के बाद जानकी को मौका मिल गया। वो बार बार मेरी पेशानी और रुखसारों पर बोसे दे रही थी। उसका बस नहीं चलता था कि वो मुझे अपने अंदर समेट ले। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तुमसे वादा करती हूँ वजदान कि दारा से तुम्हारा बदला जरूर लूंगी। उस मूजी को किसी सूरत भी माफ नहीं करूंगी। वो वाकई बहुत मूजी है। जानकी जवाब देने की बजाय मेरी तरफ देखती रही। थोड़ी देर बाद ही मुझ पर गुनूदगी सी तारी होने लगी। मैं बेड की पुष्ट से टेक लगाए नींदराज था। जानकी ने मुझे सीधा लिटा दिया। क्रीम लगाने से पैरों की तकलीफ हैरत अंगेज हद तक कम हो गई थी। सुबह 9 बजे के करीब मैं बेदार हुआ तो थाई मेरे बेड के पास कुर्सी पर बैठी थी। वो सुबह 6 बजे ही यहाँ पहुंच गई थी। वो खामोश बैठी मेरी तरफ देख रही थी। मुझे अफसोस है थाई, कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा। भूल जाओ अब इस बात को कि जख्म मुझे लगा है, इसका इंतकाम भी मैं ही लूंगी। मैंने बात को मजीद आगे बढ़ाना मुनासिब नहीं समझा। मैंने फौरन ही महसूस कर लिया था कि इस तस्करे पर वो कुछ शर्मसार सी हो रही थी और बात करते हुए मुझसे नजरें भी चुरा रही थी। लीजा के आ जाने के बाद से मैंने मौजू बदल दिया। 10 बजे के करीब मास्टर हुसैन डॉक्टर को लेकर आया। उस वक्त तक लीजा मेरे पैरों पर वो क्रीम लगा चुकी थी। डॉक्टर यहीं का रहने वाला था। वो इन जड़ी बूटियों के बारे में जानता था जिनसे क्रीम तैयार की गई थी। बेहतरीन इलाज यही है, मेरे इलाज की जरूरत नहीं है। दिन में 2 मरतबा यही क्रीम लगाई जाए तो ज्यादा से ज्यादा 3 दिन में पैर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर ने कहा। उसके जाने के बाद मास्टर ने बताया कि दारा और उसके साथियों की तलाश शुरू कर दी गई है। परसी के सैकड़ों शागिर्द कंचनबोरी की नवाही पहाड़ियों में फैल गए हैं। वो इन पहाड़ियों के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। वो लोग 2-3 दिन में दारा और उसके साथियों का खोज लगा लेंगे। कंचनबोरी से बाहर जाने वाले तमाम रास्तों की निगरानी भी शुरू कर दी गई थी। उनके बच निकलने के इम्कानात बहुत कम थे। इसमें शुबा नहीं कि महाराज के आदमी मेरी वजह से पहले भी दारा की तलाश में रहे थे, लेकिन इस वक्त दारा से ज्यादा टाइगर वगैरह से निमटने के चक्कर में थे वो। लेकिन मुझे हैरत थी कि अब इतनी शद्दोमत से उसकी तलाश क्यों हो रही है। हमारे कंचनबोरी आने के बाद फोन पर बात करते हुए भी मास्टर ने कहा था कि मुझे यहाँ भेजने का मकसद ये था कि वो दारा को उसके बिल से बाहर निकालना चाहता है। इसका मतलब था कि मामला कुछ ज्यादा ही गंभीर था। 2-3 दिन गुजर गए। लीजा के मरहम से मेरे पैर बड़ी हद तक ठीक हो गए थे। मैं कालीन पर आहिस्ता आहिस्ता चलने भी लगा था, लेकिन मुझे 1-2 दिन मजीद आराम करने की जरूरत थी। मैं इस दौरान में हालात से भी बेखबर नहीं रहा था। बाहर की तमाम खबरें मुझ तक पहुंच रही थी। मास्टर हुसैन ने जो मैनहंट शुरू किया था वो अभी तक जारी था।
اخبارات میں بھی ان واقعات کے بارے میں مسلسل خبریں چھپ رہی تھیں۔ پرسی کے قتل اور شہر کے گرد و نواح میں واقع کاٹیجز میں فائرنگ، آتش زدگی اور قتل و غارت کے بارے میں خبریں نمایاں طور پر چھاپی جا رہی تھیں۔ اخبارات میں میرا نام بھی آ رہا تھا اور پیڈرو کا بھی۔ اخبارات اعلیٰ حکام کو کڑی تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے کہ اگر صورتحال پر قابو نہ پایا گیا تو بینکاک کی طرح اس پرسکون شہر کا من بھی تباہ ہو جائے گا۔ ہزاروں کی تعداد میں آئے ہوئے غیر ملکی سیاح واپس چلے جائیں گے اور اس چھوٹے سے شہر کی معیشت تباہ ہو جائے گی، کیونکہ یہاں کے لوگوں کی آمدنی کا زیادہ انحصار سیاحوں کی آمد پر تھا اور یہ سیزن سیاحت کا تھا۔ یہاں پر پارٹ 11 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 12 سماعت فرمائیں۔